Dear students, welcome to third tutorial of lecture 16. आज का हमारा टॉपिक है रैंकिंग डॉक्यूमेंट्स यूजिंग TF IDF. सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ TF. TF स्टैंड्स फॉर टर्म फ्रीक्वेंसी. इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? टर्म फ्रीक्वेंसी TF सबस्क्रिप्ट T, D और टर्म T in document D is defined as the number of times that T occurs in D. इसका मतलब ये है T, D का कि वो टर्म उस डॉक्यूमेंट में कितने नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रही है. डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड एज DF. रेयर टर्म्स आर मोर इंफॉर्मेटिव देन फ्रीक्वेंट टर्म्स. हम स्टॉप वर्ड्स को रिकॉल करते हैं. ये पहले भी हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो रेयर टर्म्स होती हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती हैं देन फ्रीक्वेंट टर्म्स. जैसे आपके पास ऑफ का वर्ड है, द का वर्ड है, एम है, इज़ है. इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर अकर हो रहे हैं, और अगर इस तरह का वर्ड आप अपनी क्यूरी में स्पेसिफाई कर देते हो तो फिर आपके जो उस क्यूरी का डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच बनेगा तो उसमें आपकी जो फ्रीक्वेंट टर्म्स द, इज़, आर वगैरह आ रही हैं तो ये अब आपकी इंफॉर्मेशन नीड के हिसाब से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक टर्म आ जाती है अरैक्नोसेंट्रिक, जो कि आपकी कलेक्शन के अंदर बहुत रेयर है. अब अगर आपकी क्यूरी अरैक्नोसेंट्रिक है तो आपका जो डॉक्यूमेंट कलेक्शन है उसके अंदर अगर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर ये टर्म आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट आपकी जो नीड है उसके हिसाब से ज़्यादा रेलिवेंट है. आपकी जो क्यूरी है उससे ये ज़्यादा रेलिवेंट है. तो इस तरह की जो टर्म्स हैं देयर इज़ अ नीड कि इनको हाई वेट असाइन किया जाए. सपोज एक क्यूरी टर्म है दैट इज़ फ्रीक्वेंट इन द कलेक्शन. फॉर एग्जांपल हाई, इंक्रीज, लाइन, इस तरह के उसमें वर्ड्स आ रहे हैं आपकी क्यूरी टर्म के अंदर, तो ये आपकी कलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा अकर हो रहे हैं. तो आपका जो डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग सच अ टर्म, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो इररेलेवेंट है. ये आपकी क्यूरी के हिसाब से रेलिवेंट तो है एज कम्पेयर टू दैट डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बट ये एक क्लियर इंडिकेटर रेलिवेंस का नहीं है. तो यहाँ पे ये किया जाता है कि फ्रीक्वेंट जो टर्म्स हैं उनको पॉजिटिव वेट्स असाइन कर दिए जाते हैं. जैसे आपकी हाई, इंक्रीज और लाइन वगैरह की जो वर्ड्स हैं उनको हाई वेट्स असाइन कर दिए जाएं, लेकिन इनको लोअर वेट्स असाइन किए जाएंगे एज कम्पेयर टू दोज टर्म्स विच आर रेयर. तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको कैप्चर करने के लिए डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया जाता है. DF इज़ लेस देन इक्वल टू n. इट इज़ द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन द टर्म. आपका DF जो है वो इक्वल टू n तब होगा जब आपकी वो टर्म तमाम डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपेयर हो रही है, और अदरवाइज ये लेस देन n में आएगा. डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी DF सबस्क्रिप्ट T is defined as the number of documents that contain term T. It is basically a measure of the informativeness of T. ठीक है, ये उस टर्म T की जो इंफॉर्मेटिवनेस है उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है. एक एग्जांपल हम देखते हैं कि सपोज आपके पास एक टेबल गिवन है और उसमें से आपने डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कैसे कंप्यूट करनी है. इसमें आप नोट करें कि ये जो सेल्स के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं 8, 31, 2, 0, 4 और 2, तो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं नंबर ऑफ टाइम्स ईच टर्म इज़ अपीयरिंग इन अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. फॉर एग्जांपल 8 नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक टर्म डॉक्यूमेंट्स है जो कि डॉक 1 के अंदर 8 नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रही है. इसी तरह से जो डॉक्यूमेंट्स का वर्ड है वो डॉक 2 के अंदर 31 नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रहा है, एंड सो ऑन. तो जब आपने डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करनी है इन टर्म्स के लिए तो आप कैसे करेंगे? DF ऑफ टर्म डॉक्यूमेंट्स इट इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि ये डॉक 1 के अंदर भी अपीयर हो रहा है, डॉक 2 के अंदर भी अपीयर हो रहा है, डॉक 3 के अंदर भी अपीयर हो रहा है. तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3. अब DF ऑफ टर्म रैंकिंग इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये डॉक 1 के अंदर 0 नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रहा है. तो DF ऑफ रैंकिंग क्या होगा हमारे पास? 1 + 1 2. हमें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो कि हमारी वो टर्म्स जो कि हमारे कलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपीयर हो रही हैं तो उनकी इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर सके और रेलिवेंस डिटर्मिनेशन के लिए इसको मीनिंगफुल बना सके.
An idea is to scale down the term weights of terms with high collection frequency. Collection frequency को कैसे define किया जाता है? To be the total number of occurrences of term in the collection. उस collection के अंदर एक term की कितनी frequency आ रही है. तो idea ये है कि जो हमारी terms हैं जिनकी high collection frequency आ रही है उनके term weights को scale down कर दिया जाए. तो basically ये idea क्या है? It is to reduce the TF weight of a term by a factor that grows with its collection frequency. IDF जो है इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? Inverse document frequency of T is defined as IDF subscript T is equal to log 10n divided by DFT. इसमें log 10n क्या है? n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं और DFT हमारे पास डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्म टी है. लॉग को इसलिए यूज़ किया गया है कि IDF का जो इफ़ेक्ट है इसको लेवल किया जाए, इसको नॉर्मलाइज किया जाए. ये एक एग्जांपल है कि सपोज आपके पास n जो है वो 1 मिलियन है. इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास 1 मिलियन है और ये कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं. तो इनके लिए आपने IDF कंप्यूट करना है. वो आप कैसे करेंगे? DFT आपको गिवन है, जैसे कैलिफोर्निया है तो इसका डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी जो है इस टर्म की 1 है कि ये एक डॉक्यूमेंट के अंदर अपीयर हो रहा है. इसका IDF आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने देखा था कि log 10 ऑफ n हम लेते हैं तो 1 मिलियन का log बेस 10 आपने कंप्यूट करना है और उसको डिवाइड कर देना है 1 के साथ. तो आपका जो log 10 आता है 1 मिलियन का वो 6 के इक्वल आता है. 6/1 इज इक्वल टू 6. तो इसके लिए इस टर्म के लिए आपका जो IDF है वो 6 आ गया. इसी तरह से एनिमल की जो टर्म है उसकी जो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है वो 100 है. तो उसका जब आप IDF कैलकुलेट करेंगे तो log बेस 10 ऑफ 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 तो उसका आपके पास आंसर आ जाता है 4. इसी तरह से बाकी टर्म्स के लिए आप IDF कैलकुलेट कर लेंगे. अच्छा, यहाँ पे आप नोट करें कि हर जो टर्म T है एक कलेक्शन के अंदर उसकी IDF वैल्यू जस्ट 1 होगी. ठीक है, हर टर्म T की एक ही IDF वैल्यू आएगी. अब IDF का रैंकिंग के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? IDF तब इफेक्ट करती है डॉक्यूमेंट्स की रैंकिंग को जब आपके जो क्यूरी है उसमें एटलीस्ट 2 टर्म्स आए. फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्यूरी है रैक्नोसेंट्रिक लाइन, तो इसमें IDF वेटिंग क्या करेगी कि आपकी जो टर्म है रैक्नोसेंट्रिक, इसका जो रिलेटिव वेट है उसको इंक्रीज करेगी और जो लाइन है इस टर्म का जो रिलेटिव वेट है उसको डिक्रीज करेगी. इसका इफेक्ट तब होता है जब आपकी जो क्यूरी है उसके अंदर एटलीस्ट 2 टर्म्स हो, क्योंकि इसने एक के इफेक्ट को इंक्रीज करना है और दूसरे के इफेक्ट को डिक्रीज करना है. तो जब एक ही टर्म होगी तो उसने तो किसी के इफेक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना, वो तो एक ही टर्म है. तो इसलिए आपकी अगर क्यूरी के अंदर एक टर्म आएगी तो IDF का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. उसके लिए एटलीस्ट 2 टर्म्स का होना ज़रूरी है. अब हम देखते हैं TF IDF वेटिंग क्या है. The TF IDF weight of a term T is the product of its TF weight and its IDF weight. तो आपने पहले टर्म फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है इसके लिए और उसके बाद आपने इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास TF IDF वेट आ जाएगा. ये जो TF IDF वेटिंग स्कीम है ये बेस्ट वेटिंग स्कीम है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में. यहाँ पे आपने ये नोट करना है कि ये जो साइन है TF के बाद ये जो डैश नजर आ रही है इट इज अ हाइफन. ये माइनस साइन नहीं है, ये हाइफन है. और इसके जो अल्टरनेटिव नेम्स हैं TF IDF वेटिंग के वो मल्टीप्लाई का साइन भी इसके साथ आ जाता है, x और डॉट का भी आ सकता है. अब ये जो TF IDF इसमें देखें आप टर्म फ्रीक्वेंसी भी यूज हो रही है और IDF भी यूज हो रहा है. तो इसका मतलब है ये कि ये हमारी टर्म की फ्रीक्वेंसी को भी कंसिडर कर रहा है और हमारी जो टर्म्स की रेयरिटी है उनको भी ये कंसिडर कर रहा है. ये इंक्रीज करेगा विद द नंबर ऑफ अकरेंसेस विद इन अ डॉक्यूमेंट और ये इंक्रीज करेगा तब भी विद द रेयरिटी ऑफ द टर्म इन द कलेक्शन. तो ये जो TF IDF वेटिंग स्कीम है ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के अंदर बेस्ट वेटिंग स्कीम कंसिडर की जाती है. यहाँ पे हमारे लेक्चर 16 का एंड होता है. इसमें आपने जो डॉक्यूमेंट्स रैंकिंग की टेक्निक्स हैं वो कुछ स्टडी की और उसमें से आपने देखा कि बेस्ट हमारे पास जो वेटिंग स्कीम है वो TF IDF वेटिंग स्कीम है. और हमें उम्मीद है कि आपने बिग डाटा कॉन्सेप्ट्स के कोर्स के अंदर बहुत चीज़ें लर्न की होंगी और ये कोर्स आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो.
یوزفل کورس ثابت ہوگا. آپ کے اگر کوئی بھی کمنٹس ہیں، کوئی بھی فیڈ بیک ہیں اس کورس کے حوالے سے، تو وہ آپ CS441@vu.edu.pk پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں. اوکے، تھینک یو.